मेडिसिन में अभी हम देखेंगे क्या होता है जब दो डिसिमिलर डिसीज़ मिलती है बॉडी में। 10 मार्क्स वेरी एम पे क्वेश्चन है। एफोरिज्म नंबर 35 से 42 में बताया है। जो नेचर्स लॉ है वो तो सिमिलर डिसीज़ के मीट होने पर क्या होता है ये एक्सप्लेन करता है, पर जब दो डिसिमिलर डिसीज़ मिलती है तब क्या होता है ये हम आज देखेंगे। इसमें कंडीशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहला रिपल्सन, सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स डिसीज़ या डबल डिसीज़। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है जब दो डिसिमिलर डिसीज़ मिलती है बॉडी में, तो अगर जो पहली बॉडी में जो पहले से डिसीज़ प्रेजेंट है वो अगर स्ट्रोंगर है और जो बाद में डिसीज़ आती है वो अगर वीकर है, तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो वीकर को रिपल कर देगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि स्ट्रोंगर रिपल द वीकर। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर बॉडी में पहले से वीकर डिसीज़ है, बाहर से कोई स्ट्रोंगर डिसीज़ आ रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़ वीकर को सस्पेंड कर देगी, यानी कि स्ट्रोंगर सस्पेंड द वीकर। थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि दोनों डिसीज़ की स्ट्रेंथ समान है पर दोनों डिसीज़ डिसिमिलर है, तो दोनों मिलके साथ में रहेगी और एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेगी या डबल डिसीज़ बना लेगी। पहली पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। 36 में बताइए रिपल्सन कि यदि बॉडी में पहले से स्ट्रोंगर डिसीज़ प्रेजेंट है तो जो नई वीकर डिसीज़ आ रही है उसको वो रिपल कर देगी, उसे अलाउ नहीं करेगी आने के लिए। तो इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग रिपल द वीकर। जब दो डिसिमिलर डिसीज़ इक्वल डिसीज़ की या एक स्ट्रॉन्ग रहती है और जो नई आ रही है वो वीक है, तो उसको इंटर ही नहीं होने देगी, रिपल कर देगी। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पहले से ओल्डर स्ट्रॉन्गर डिसीज़ थी, बाहर से न्यूअर वीकर डिसीज़ आती है तो स्ट्रॉन्ग वीकर को रिपल कर देती है। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कोई पेशेंट है उसमें क्रोनिक डिसीज़ है पहले से, तो उसको सिंपल ऑटोमन डिसेंट्री अफेक्ट नहीं कर पाती या माइल्ड एपिडेमिक क्या अफेक्टेड नहीं कर पाती। तो दूसरा एग्जांपल ये डॉक्टर लेरी ने ऑब्जर्व किया था कि जो प्लेग है वो उन एरियाज़ में नहीं होता जहाँ पे स्कर्वी बहुत ज़्यादा प्रचुरता से पाई जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक्साइमा का भी बताया कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्साइमा वर नॉट अफेक्टेड बाय इट। जिनको एक्साइमा है उन्हें भी जो इसका जहाँ पे एक्साइमा है उन्हें भी प्लेग नहीं होता। जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो रेकाइटिस है वो क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है वैक्सीनेशन को बेड इफेक्ट लेने से, कि किसी में अगर रेकाइटिस है तो उसके अंदर वैक्सीनेशन के बेड इफेक्ट नहीं आते। उसके अलावा वान ईडन ने के अकॉर्डिंग बात करें तो जो पेशेंट है, कोई पेशेंट वो इसमें अगर पल्मोनरी कंजप्शन की दिक्कत है तो उसको एपिडेमिक फीवर के अटैक मतलब उसको एपिडेमिक माइल्डली वेराइटी के एपिडेमिक फीवर के अटैक नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये इन सब एग्जांपल से डॉक्टर एनिमन ने ये समझाया है कि जो एलोपैथिक डिसिमिलर मेडिसिन होती है वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एलोपैथिक डिसिमिलर मेडिसिन व्हेन एडमिनिस्ट जब उसे स्मॉल डोज में दिया जाता है तो उसको जो बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीज़ थी और अगर उसका स्मॉल डोज दिया जाएगा तो उसे रिपल कर देगी। इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन का जो डोज दिया जाता है वो डिसीज़ से स्ट्रॉन्ग डोज दिया जाता है, इसीलिए वो क्यूरेटिव थेरेपी नहीं है, ये यहाँ पे बताया है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बनती है सप्रेशन। जब पहले से बॉडी में क्या है ओल्डर डिसीज़ कैसी है, वीकर, बाहर से आने वाली डिसीज़ अगर स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्ग जो है वो सस्पेंड कर देगा, दबा देगा वीकर को और तब तक बॉडी में रहेगा। तब जब ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़ चली जाएगी तो जो वीकर है वो फिर से रीअपेयर हो जाएगी, ये यहाँ पे बताया है। उसका स्ट्रॉन्ग डिसीज़ का वो अपना कोर्स कंप्लीट करती है, उसके बाद चली जाती है तो वीकर फिर से रीअपेयर हो जाती है। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे डॉक्टर तुलपिस ने ऑब्जर्व किया कि जब तक अगर किसी पेशेंट में एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं और अगर उसको स्ट्रॉन्गर डिसीज़ जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया, टीनिया रिंगवॉर्म, तो तब तक उसमें एपिलेप्टिक फिट्स चले जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे और जैसे ही रिंगवॉर्म जाता है तो फिर से एपिलेप्सी वापस आ जाती है। दूसरा एग्जांपल ये है स्कोल्फ ने ऑब्जर्व किया कि जैसे कि ईचिंग के केस में ईच जो है वो डिसअपियर हो जाती है जब स्कर्वी का अटैक होता है, पर जैसे ही स्कर्वी जाती है तो फिर से ईचिंग वापस आ जाती है। तीसरे एग्जांपल में ये बताया कि पल्मोनरी डिसीज़ वो तब तक कंट्रोल में रहती है जब तक कि उसको
व्हेन द पेशेंट वाज अटैक्ड विथ वायलेंट टाइफाइड। बट जैसे ही थीसिस जैसे टाइफाइड जाता है तो थीसिस जो उसके पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो वापस आ जाती है। फिर चौथे एग्जांपल में ये बताया कि जो मेनिया वो आते हैं किसी को तो वो थीसिस को कंट्रोल में रखते हैं, बट जैसे ही मेनिया क्योर हो जाते हैं तो थीसिस वापस आ जाते हैं। मिजल्स और स्मॉल पॉक्स भी एक दूसरे को इसी तरीके से सप्रेस करते हैं कि जब मिजल्स का अटैक होता है तो स्मॉल पॉक्स चला जाता है, उसी तरीके से वाइस वर्सा स्मॉल पॉक्स और मिजल का चलता है। स्कारलेटिना एंड काउपॉक्स में भी ऐसा ही एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और मिजल्स। क्रोटम ने ऑब्जर्व किया कि काउपॉक्स का इनोकुलेशन होने पे मिजल्स सप्रेस हो जाते हैं, और जैसे ही मिजल्स काउपॉक्स आता है तो मिजल्स रिपेयर हो जाते हैं। फिर डॉक्टर एनिमन ने यहाँ पे बताया, ऑब्जर्व किया कि जो मप्स हैं वो काउपॉक्स के आने पे डिसअपियर हो जाते हैं। फिर काउपॉक्स, मप्स, इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स, इनके एग्जांपल्स यहाँ पे समझाए हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर ओल्डर डिसीज़ है बॉडी में, बाहर से जो डिसीज़ आ रही है वो अगर स्ट्रॉन्गर है तो उसे सस्पेंड कर देगी, और जैसे ही उसका कोर्स कंप्लीट होगा वो चली जाएगी, तो जो वीकर डिसीज़ है फिर से रिपेयर हो जाएगी। एलोपैथी में क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दी जाती है। जब तक वो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन की एक्शन रहती है तब तक जो बॉडी की डिसिमिलर डिसीज़ है वो एक कोने में सस्पेंड रहती है, दबी हुई रहती है, सप्रेशन हो जाता है उसका। और जैसे ही उस मेडिसिन का ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो जो सस्पेंड डिसीज़ थी वो रिपेयर हो जाती है। तो इसीलिए एलोपैथी क्यूरेटिव नहीं होती, ये इस एग्जांपल से प्रूव होता है। इसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी, तो जब दोनों डिसीज़ डिसिमिलर है, उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, तो ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बनाती है जो कि इनक्यूरेबल होती है, और इसको क्योर करना बहुत आसान नहीं होता है। ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेंगी। अब इसकी एग्जांपल यहाँ है कि अगर किसी में पहले से सोरा की इरप्शन है तो उसको सिफिलिस का अटैक आता है, तो ये दोनों मिलके सोरा सिफिलिटिक कॉम्प्लेक्स मियास बना लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेते हैं। काउपॉक्स, मीज़ल्स, परप्यूरा, ये भी जब डिसिमिलर है, स्ट्रेंथ सेम है, तो ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बनाते हैं। सिमिलर थिंग होती है ऐसी ही, जब एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय तक ली जाती है तो बॉडी की डिसिमिलर डिसीज़ और मेडिसिन की डिसीज़, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेती है, क्योंकि स्ट्रेंथ सेम थी इनकी, जो कि इनक्यूरेबल होती है। फिर सिफिलिस के पेशेंट की बात की है कि अगर उनको मरकरी के इलाज जो से ट्रीट किया जाता है तो मरकरी के डिसीज़ और सिफिलिस मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेते हैं जो कि इनक्यूरेबल हो जाती है, उसे क्योर करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको एफोरिज्म नंबर 40 में थर्ड पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स डिसीज़, एफोरिज्म नंबर 38 में सप्रेशन बताया। इसके अलावा ये थर्ड पॉसिबिलिटी का ये डायग्राम दिया है जहाँ पे पहले से ओल्ड डिसीज़ थी और न्यू डिसीज़ दोनों के सेम है, दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेती है, डबल डिसीज़ बना लेते हैं।